ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 26 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा, कल का करंट अफेयर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। हमने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था। तो कल का भी करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ पिछले 3-4 दिन का भी करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको भी आज टोटल कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट डे यानी कल से रेगुलर करंट अफेयर वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमने पहला क्वेश्चन पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया। देखो इसमें क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। तो यह पुरस्कार क्या है, तो यह पुरस्कार यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार मिला वो जवान फिल्म को मिला। अब जवान फिल्म के ही एक्टर जो थे वो शाहरुख खान जी थे। इसमें आपने इसको मूवी को देखा होगा। तो जो बेस्ट शाहरुख खान जी, इन्हें को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो एनिमल मूवी के जो संदीप रेड्डी जी थे, इनको यह पुरस्कार मिला। देखो इसी के जैसा बहुत सारे पुरस्कार है, आपने सुना होगा, जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, जी सिनेमा पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार। ये सब बहुत प्रमुख है। तो आप इसे मुख्यतः बस इतना याद रखना, समझ गए। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणवीर कपूर, रणवीर सिंह नहीं होगा। उसके बाद आलिया भट्ट जी को दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का। अगर बात करें कि ये तो राष्ट्रीय का हो गया, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला, वो ओपेनहाइमर को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। समझते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। एक्चुअली में हुआ क्या, महाराष्ट्र में दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक शिवसेना और एक एनसीपी। अभी हाल ही में शिवसेना भी टूट गया है, दो अलग अलग पार्टी में डिवाइड हो गया, एक एनसीपी हुई। तो एनसीपी के जो शरद पवार जी थे, शरद पवार के जीतों के द्वारा एनसीपी को बनाया गया था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, इन्हीं के भतीजे अजीत पवार के द्वारा इस पार्टी से अलग करके बीजेपी के साथ रूलिंग पार्टी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी है, उसके साथ उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया और वहां पे उप मुख्यमंत्री बन गए। तो इन दोनों पार्टी के बीच जो विवाद हुआ, तो इनको एक अलग पार्टी मतलब एनसीपी का मुख्य भार इनको दे दिया गया और इनको दो अलग पार्टी। इसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी। समझ गए, ये अजीत पवार के चाचा जी हैं। अब इनको कौन सा चिन्ह मिला, इसके पहले जो एनसीपी का चिन्ह था वो था घड़ी। लेकिन अब जो शरद पवार को जो चिन्ह मिला वो है तुरहा बजाता व्यक्ति। पहले क्या था, घड़ी था। तो एनसीपी जो अजीत पवार जी उनके भतीजा थे, ये क्या हुआ, अब देखो अजीत पवार और जो शिवसेना के दो गुट हुआ, एक एकनाथ शिंदे, एक उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का वर्तमान अलग चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये दोनों लोग बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ मुख्यमंत्री बन गए और इनके सपोर्ट से रूलिंग पार्टी में आ गए। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया और यह योजना क्या है। इसका उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया। किसके द्वारा किया गया, देखो ये जो उद्यमिता मतलब उद्यम को बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रसाद यादव प्रसाद के द्वारा शुरुआत किया गया। और यह योजना की बात करें, यह योजना क्या है, तो यह योजना बाजार की मांग के अनुसार व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना। देखो नॉलेज दो प्रकार की, एक तो थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो ये जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसको टोटल 9 शहर में शुरुआत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ और किनके किनके बीच हुआ और इनके संबंधित जितने मुख्य आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां पे प्रारंभ हुआ। देखो त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष होगा, तो इसमें कौन कौन से देश है, एक भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो इन्हीं तीनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो अभी हाल ही में आयोजन कहां पे किया गया था, मालदीव में। इस बार का जो संस्करण है ये 16 नंबर का संस्करण है। और इसमें पर्यवेक्षक देख, देखो पर्यवेक्षक का मतलब होता है जो इसमें शामिल तो नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसमें भागीदारी हो जाए। तो पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और यह किस प्रकार का अभ्यास है, तो यह एक समुद्री अभ्यास है जो कि तीनों देशों के नौसेनाएं इसमें भाग लेती है। इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। इसको क्यों शुरुआत करते हैं, तो देखो समुद्री में सुरक्षा में सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए, दूसरा आतंकवाद मुकाबला करने के लिए, तीसरा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। अगर बात करें कि मालदीव और श्रीलंका के बीच क्या कोई और अभ्यास होता है, अगर मालदीव के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत और मालदीव के बीच
एक्वेरियन अभ्यास और एकता अभ्यास होता है। ऐसे श्रीलंका के साथ भी सिलनेक भी अभ्यास होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक से क्षेत्र से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम के पद पर किसे चुना गया? पाकिस्तान में बहुत सारे बवाल के होने के बावजूद अभी पीएम के पद पर चुन लिया गया है। तो मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सारे पहलुओं पे है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा। बस कौन प्रधानमंत्री है और किस पार्टी से, बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन प्रधानमंत्री बने? वो है शहबाज शरीफ। अगर पाकिस्तान की संसद का नाम की बात करें तो नेशनल असेंबली, वहां पे टोटल 265 सीट है। किसी को बहुमत नहीं मिला था। यहाँ पे इन्होंने दो पार्टियों से मिलकर यहाँ पे सरकार बनाया है, समझ गए। और अभी हाल ही में जितने भी अलग अलग देश है जो हमारे से लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे से सटे हुए हैं, अगर उनकी बात करें, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? वो है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। बांग्लादेश के शेख हसीना। मिस्र की बात करें अब्दुल फतेह अल सीसी, ये सभी अभी हाल ही में चुने गए हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन। भूटान के सेरिंग टोबैगो। नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी कौन है? देखो, इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ था कि चंद्रमा पर जाने वाला दुनिया का पहली प्राइवेट कंपनी कौन थी। तो पहली तो थी लेकिन वो चंद्रमा में पहुंची नहीं थी, तो दूसरी बार एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा भेजा गया, लेकिन ये पहुंच गया, तो इसलिए चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये पहला प्राइवेट कंपनी हो गया। तो कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है इंट्यूएटिव मशीन्स, जो कि यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। जो उपग्रह भेजा था चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ओडिसियस। ओडिसियस उस लैंडर का नाम था और कंपनी ये थी। और इस बात करें इसको किस रॉकेट से भेजा गया, तो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया, जो कि स्पेस एक्स कंपनी की है। और देखो, ये तो दूसरा बार भेजा गया था और लेकिन चंद्रमा पहुंच गया। इसकी जो पहली बार जो भेजा गया था वो था पेरिग्रिन फर्स्ट, और ये असफल रह गया। अगर बात करें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, जो कि दोनों अमेरिका के ही थे। और अभी हाल ही में अपने देश का चंद्रयान 3, जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला एकमात्र देश बन गया। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा। इसके लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। रोवर का क्या नाम था? रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। यहाँ पे मैंने रोवर ही लिख दिया। किस रॉकेट से भेजा गया था? LV-M3 M4। और इसको 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। 23 अगस्त 2023 को ये वहां पे पहुंच गया था, और जहां पे पहुंचा, जिस स्थान पे पहुंचा, उस स्थान का नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन पहुंचा 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, सम्मेलन एवं समारोह से हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ, और यह शिखर सम्मेलन कहां, क्या है, और किनके बीच यह प्रारंभ हुआ? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली, इंडिया में। किनके बीच यह सम्मेलन हुआ? भारत और यूएसए के बीच। यह क्यों हुआ? तो देखो, यह क्यों हुआ? रक्षा क्षेत्रों के इनोवेशन से संबंधित क्षेत्रों को और कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए यहाँ पे सम्मेलन किया गया। और अभी हाल ही में बात करें, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस बार का क्या थीम था? इस बार का थीम था अंतराल को कम करना और गठबंधन बनाना। अंतराल का मतलब क्या होता है? देखो, सामाजिक का मतलब समाज में जो छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं उनके बीच का गैप को कम करना और आपसी गठबंधन बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और अगर 21 फरवरी की बात करें, देखो सभी हमने एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो, पूरे विश्व में बहुत सारे भाषा हैं, तो भाषा की विविधता और बहुभाषीवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि ये मातृभाषा है, यहाँ से लोग जनरेट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये उनकी संस्कृति और उनकी पहचान होती है मातृभाषा, समझ के। अगर पूरे विश्व में बात करें तो 6000 से अधिक मातृभाषा बोले जाते हैं। कुछ इसमें लुप्त हो गए हैं और कुछ अभी भी चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखो, एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन विकास करता है और सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है। तो किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया? ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के अनुसार ये पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए स्टेशन चाहिए। अगर चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो होता है कर्नाटक पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आशा किरण योजना किसने प्रारंभ किया? देखो, आशा
आशा मतलब आस लगाना, मतलब ये चाहे आप समझ सकते हो, नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि इसकी शुरुआत क्यों किया गया। तो आंखों की देखभाल के लिए शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धारमैया के द्वारा शुरुआत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने सम्मेलन से लिया हुआ है, देखेंगे कौन सा सम्मेलन एवं समारोह हुआ। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS-COP 14 कहां पे आयोजित किया गया। देखो यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि CMS और COP अलग अलग है क्या और COP अलग है क्या। तो जी हाँ, अलग है, इसको आप एक में नहीं करना। अगर केवल COP की बात करें तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो जाता है, जो कि अभी 28वें नंबर की UAE में आयोजित किया गया था। अगर इसके साथ CMS दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो माइग्रेट कर गए हैं, समझ गए, जो अपना स्थान छोड़ चुके हैं। ये प्रवासी का मतलब तो वही होता है जो अपने वास को स्थान को छोड़ चुके हैं। तो इसका जो प्रवासी संरक्षण प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में, समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब यहाँ पे आयोजित किया गया। यहाँ पे एक प्रमुख स्लोगन था, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, इसलिए हमको प्रवासी प्रजाति को संरक्षण करना जरूरी है। यहाँ पे शुभंकर कौन थे इस आयोजन का, तो हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड। अगर पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले वर्ष इंडिया में ही इसका आयोजन किया गया था 2022 में गांधीनगर गुजरात में। और पहली बार कहाँ पे आयोजित किया गया था, CMS-COP फर्स्ट बार कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये 1985 वान जर्मनी में किया गया था। और ये COP की भी बात करें तो इसका भी पहली बार बर्लिन में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई, मतलब कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये श्रीलंका में किया गया। श्रीलंका को सिंघली प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखो किसके द्वारा किया गया, भारत सरकार के द्वारा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका में इसकी शुरुआत क्यों किया गया। तो इसका देखो, इसके बारे में आगे बात करते हैं। और इस बार जो चरण है, चौथे चरण का शुरुआत हो गया। इसमें 3 चरण तक काम पूरा हो गया। इसके अंतर्गत टोटल 60,000 घर बनना है। इसकी लागत थी 100 करोड़ रुपए। तो ये चौथे चरण में इसमें 1300 घर बनेगा। किसके लिए बनाया जा रहा है, तो श्रीलंका में जो गरीब और जरूरतमंद है, जिनके आवास नहीं है, उनके लिए इसको बनाया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे लाभ क्या होगा। इससे लाभ होगा, इस परियोजना से भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगा। और आपको पता है क्या, इसके पहले बहुत समय पहले कच्चा तिहु जो द्वीप था ना तमिलनाडु के बगल में, ये भी श्रीलंका को दान दे दिया गया था। अगर बात करें श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है, जयवर्धनीपुरा कोट्टे। इसके पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश के एयर शो में भाग लिया, और ये सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम क्या है, और ये एयर शो कहाँ पे हुआ और क्यों किया गया। तो जो एयर शो हुआ वो सिंगापुर में हुआ। तो ये क्या है, देखो एयर शो का मतलब होता है एयर शो, जो हेलीकॉप्टर है उसका प्रदर्शनी करना, शो करना। यह एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक है, जो सैन्य और नागरिक विमानन दोनों को प्रदर्शित करता है। समझ गए। तो भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, भारत की तरफ से सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले। तो अब ये देखो, सारंग जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, यह भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है, जिसका गठन 2003 में हुआ था। और इसमें मुख्यतः जो ध्रुव हेलीकॉप्टर होता है ये पार्टिसिपेट करेगा। अब ये देखो क्या करेंगे, मतलब वहां पे प्रदर्शनी तो करेंगे, क्यों करेंगे, तो यह आप समझ लो क्यों करेंगे। दुनिया भर के जो खरीदार होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेताओं, इनके बीच इनको प्रदर्शनी दिखाने के लिए। तो मतलब समझ लो आप क्यों कि यहाँ पे हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शनी होता है, यहाँ पे खरीदार और विक्रेताओं दोनों आते हैं। इसकी शुरुआत 1978 में हुआ था और ये द्विवार्षिक आयोजन है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पे जो सिंगापुर के जो कहाँ पे हो रहा है, जो चांगी एयरपोर्ट है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन बताया, हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया। देखो वैसे मेयर पद तो बहुत सारे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेयर पद पर हुआ क्या था। देखो इसमें एक विवाद हुआ था। इसके देखो आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास टोटल वोट था 20, बीजेपी और इसके साथ जो गठबंधन था इसके पास 16। तो वैसे तो जीत जाना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो चुनाव अधिकारी था अनिल मसीह, इन्होंने क्या किया, बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को उपविजेता घोषित कर दिया। तो कैसे उपविजेता, तो इनकी 20 वोट में से
8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिया कि 8 वोट आपका अवैध है, उसमें क्रॉस मार दिया। तो यह क्या हुआ, यह सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल हुआ और पहली बार इसका सुप्रीम कोर्ट इसमें सब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, जो अवैध वोट नहीं था आपने उसको अवैध कर दिया और उसकी रिकाउंटिंग कराया गया, मतलब दोबारा उसकी काउंटिंग कराया गया। तो जो बीजेपी की मेयर बनी थी उनको हटा के उनको बर्खास्त किया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की मेयर जो कि कुलदीप कुमार है इनको बनाया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा विवाद कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष क्षेत्र से लिया हुआ है, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने एम पर क्वेश्चन बनेगा। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किसने विकसित किया, और ये पहला है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब लकड़ी का क्यों बनाया, इससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किसने बनाया, 2 देश मिलकर बनाए, एक अमेरिका और एक जापान। अमेरिका की जो एजेंसी थी वो थी नासा, जापान की जो एजेंसी जाक्सा, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया। इसका नाम क्या रखा गया, लिग्नोसैट प्रो। देखो इसमें जाहिर सी बात है जो लकड़ी का प्रयोग किया है वो लकड़ी कोई विशेष लकड़ी रहा होगा, उस लकड़ी का क्या नाम था, तो मैग्नीनोलिया जो पेड़ है उसी की लकड़ी का प्रयोग किया गया। इससे क्या लाभ होगा, इससे जो लाभ है पहली बात तो वजन कम होगा, दूसरा चीज इसका जो अपघटन है ये मतलब पर्यावरण से आसानी से अपघटन हो जाएगा, और जो अपघटन होने के बाद जो राख बचेगा वो भी पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, ये दो देश मिलकर इसको बनाया। अगर अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि लूपेक्स मिशन किसके किनके बीच शुरुआत हुआ, वो इसरो और जाक्सा, इसरो इंडिया का, जाक्सा जापान का, इन दोनों मिलकर चांद की सतह पर लूपेक्स मिशन भेजेंगे जो कि चांद की सर्वेक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा। निसार की बात करें तो नासा और इसरो, इसरो इंडिया, नासा अमेरिका। सिंथेटिक अपर्चर रडार समझ गए। इनसेट 3DR जो अभी हाल ही में 3ADR जो भी हाल ही में भेजा गया, 21 रॉकेट से भेजा गया, तो GSLV F-14 रॉकेट से भेजा गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है, देखेंगे कौन सा रिपोर्ट है, उसमें भारत का क्या स्थान है और ये रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट को जारी कौन किया। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान है। अब देखो सबसे पहले जो लोकतंत्र सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें भारत का जो स्थान है वो है भारत का स्थान 41वां, कौन सा 41। अगर इसमें भारत का स्थान तो 41 है, पहले नंबर पे शीर्ष पे कौन है, पहले दूसरे तीसरे, तो पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे आइसलैंड, और सबसे अंतिम में कौन है, तो सबसे अंतिम में उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान। यहाँ पे तो लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ पे पूरी तरह तानाशाही है, समझ गए। अगर भारत की परिप्रेक्ष्य की बात, तो भारत का 41वां, तो भारत की भी श्रेणी बहुत अच्छी नहीं है, तो भारत की जो श्रेणी है वो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, मतलब यहाँ पे पूरी तरह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर पूरी तरह लोकतंत्र की बात करें तो ओनली 8% फुल डेमोक्रेसी, केवल 8% पॉपुलेशन जो है वो फुल डेमोक्रेसी में रहती है इस रिपोर्ट के अनुसार, समझ के। इसमें चीन का कौन सा स्थान है, चीन का 148वां स्थान है। अगर बात करें अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और भी आया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें हमने आपको क्वेश्चन बहुत दिन पहले कराया था कि हमारा स्थान 80वां है, लेकिन अभी और भी गिरकर इसमें स्थान हमारा 50वां हो गया है। अगर भुखमरी की बात करें, भुखमरी सूचकांक में 111वां स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। हाल ही में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है। देखो अभी हाल ही में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। तो अभी हाल ही में किसको दिया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य को। आपने इनका नाम सुना होगा, ये तुलसी पीठ के प्रमुख है। अभी अयोध्या राम मंदिर की परिप्रेक्ष्य में इनका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था, और इसी साथ अभी हाल ही में इनका एक विवाद भी बहुत ज्यादा हो गया था जातिवाद को लेकर। तो इनको जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा को लेकर पुरस्कार दिया गया, संस्कृत भाषा को लेकर। 2 लोग को पुरस्कार दिया गया, एक गुलजार साहब को भी दिया गया, इनको उर्दू के लिए भाषा पुरस्कार दिया गया। इसमें 11 लाख रुपए, साथ में वाग देवी की प्रतिमा दिया जाता है। वाग देवी का मतलब सरस्वती माता का प्रतिमा दिया जाता है। ये तो 98वां हो गया। अगर 57वां नंबर की बात करें तो दामोदर मौजा को दिया गया था कोकड़ी भाषा को लेकर। कोकड़ी कहाँ पे भाषा बोला जाता है, ये गोवा में बोला जाता है। इनको संस्कृत, इनको उर्दू। अगर पहली बार की बात करें, इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था। पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा को लिए दिया गया। मलयालम कहाँ पे बोला जाता है, मलयालम केरल में बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया। देखो सर्वकालिक महान टीम का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं।
तो सर्वकालीन सबसे महान सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे माना गया? वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। अभी इनकी जो नंबर 7 की जर्सी थी इसको रिटायर कर दिया गया बीसीसीआई के द्वारा। अगर बात करें आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें सबसे ज्यादा बार विजेता कौन था? तो 5 बार विजेता मुंबई इंडियंस भी रह चुकी है और चेन्नई सुपर किंग 5 बार विजेता रह चुकी है। अगर आईपीएल की शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था। उस समय इसमें 8 टीम था, लेकिन वर्तमान में इसमें 10 टीम हो गया है। अब पहली बार विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल, और सभी टीम एक एक बार विजेता बन चुकी है। केवल एक ऐसा टीम है एक बार भी विजेता नहीं बना, वो टीम कौन सा टीम है? वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अगर पिछली वर्ष की बात करें, पिछली वर्ष कहां पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ था। किनके बीच हुआ था? गुजरात टाइटंस और सीएसके चेन्नई सुपर किंग। कौन विजेता था? चेन्नई सुपर किंग ये विजेता रहा। सबसे महंगा खिलाड़ी पिछली बार कौन खरीदा गया था? वो सैम कुरन, जो कि सबसे महंगा प्लेयर थे। इस वर्ष भी अभी होने वाला है। अभी ये तो पता चल गया सबसे महंगा प्लेयर कौन है, वो है मिचेल स्टार्क। बट अभी शुरुआत नहीं हुआ, जब शुरुआत हो जाएगा तो उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आर्थिकी से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में रुपे नेटवर्क पर दूसरा कारपोरेट क्रेडिट किसने लॉन्च किया? और ये जो दूसरा कारपोरेट क्रेडिट है यह क्या है, और पहला कौन सा क्रेडिट कार्ड है, इससे क्या लाभ होगा, क्यों शुरुआत किया गया, इनको देखेंगे। तो जो रुपे नेटवर्क पर दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, बीओबी के द्वारा लॉन्च किया गया। यह दूसरा है। अगर पहला क्रेडिट कार्ड की बात करें तो पहला क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया। पहला क्रेडिट कार्ड का जो नाम था ई स्वर्णा, सीसीसी का मतलब होता है कारपोरेट क्रेडिट कार्ड। कारपोरेट क्रेडिट कार्ड इसका मतलब हुआ। इसको शुरुआत क्यों किया गया? इसकी शुरुआत देखो, कारपोरेट क्रेडिट का मतलब जो कारपोरेट क्षेत्र है, जो व्यापारिक क्षेत्र है, मतलब कारपोरेट क्षेत्र को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए इसको शुरुआत किया गया। इससे क्या होगा कि रुपए को अंतर्राष्ट्रीय रुपए जो है ई रुपए, उसको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकेगा। साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें विशेष क्या है? इसमें एक विशेष बात ध्यान रखना कि जो कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है तो जिस बैंक का है, मतलब यह कार्ड केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के कारपोरेट ग्राहकों के लिए है, अन्य किसी बैंक के लिए नहीं है। अगर बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय, इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, पूरे देश में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया, और हरित हाइड्रोजन संयंत्र क्या होता है, कहां पे स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल, जो कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहां पे स्थापित किया गया। हरित हाइड्रोजन संयंत्र का मतलब ये हाइड्रोजन को उत्पादन करेगा। तो इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 1000 किलोवाट है। देखो यह क्या है, अगर बात करें यह क्या है, तो यह सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी से, सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा, पानी के उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। और यह हरित हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा कि पर्यावरण के अनुकूल करेगा। इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है निर्माण की और संचालन की, वो है वो किस कंपनी के द्वारा लिया गया है? वो बीपीसीएल कंपनी के द्वारा इसकी पूरी जिम्मेदारी लिया गया है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अब ध्यान रखना, अब रेगुलर करंट अफेयर अपलोड होता रहेगा, अब ध्यान से पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।